So let's start with first question, that is RBM, restricted Boltzmann machine architecture and working. So without going to theory, first let's discuss its diagram. Okay, so what is restricted Boltzmann मशीन? सो यहाँ पे दो लेयर होती हैं, एक विजिबल लेयर जिसमें डेटा होता है एंड एक हिडन लेयर जिसमें फीचर्स होते हैं, ठीक है। और वेट मैट्रिक्स होती है एन क्रॉस एम की। तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले विजिबल लेयर में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं लाइक दिस, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं अभी तक। एंड हिडन लेयर में भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सो जो लाइक विजिबल लेयर होती है कि न्यूरॉन हिडन लेयर से एंड टू एंड और कम्प्लीटली कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो ये सारे ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। सो a two-layer generative stochastic neural network with a visible layer and a hidden layer. Connection exists only between layer. बाइपर्टाइट होते हैं, मतलब V1 का कनेक्शन V2 से नहीं होगा, V2 का V3 से Vn तक नहीं होगा, ठीक है। ये लाइक इंट्रा कनेक्शन इनके बीच में नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच में इंटर कनेक्शन होगा बट इंट्रा नहीं होगा, जैसे ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। सो इनके बीच में एनर्जी का रिलेशन होता है, मतलब जैसे कि हम लोग इसमें एनर्जी इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका ये फार्मूला होता है ई ऑफ वी कॉमा एच इक्वल्स टू माइनस वी ट्रांसपोज। तो ये सारी मैट्रिक्स में ही वर्क होता है और डीप लर्निंग में, ठीक है। सी टी एच, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी कैलकुलेशन, ठीक है। जो वी है वो विजिबल वेक्टर है, एच हिडन वेक्टर है, बी विजिबल बायस है और एच हिडन बायस है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ होता है, कनेक्शंस ओनली बिटवीन विजिबल एंड हिडन लेयर। सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक कनेक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सारे कनेक्शन अनडायरेक्टेड हैं। स्टोकेस्टिक यूनिट होती है 0 1 के फॉर्म में, और जनरेटिव मॉडल होता है, लर्न्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट डेटा। तो जो भी हम लोग डेटा इनपुट देते हैं तो उसकी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करता है, ठीक है। और ये देखो, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, मतलब यहाँ कोई भी ऐसे डायरेक्शन नहीं है। सो या फिर ये कैसे वर्क करता है? तो हम लोगों को इनपुट रहता है, तो हम लोग हिडन प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, और फिर हिडन से हम लोग विजिबल प्रोबेबिलिटी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और लर्न करते हैं वेट बायस टू बेटर मॉडल द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सी इज़ द हिडन बायस। सो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग मतलब जो रिकमेंडेशन सिस्टम में होता है ना, जैसे कि जिस टाइप का अगर किसी को कंटेंट पसंद है तो वो फिल्टर करके सिर्फ वैसा ही कंटेंट रिकमेंड करता है। एनॉमली डिटेक्शन, प्री ट्रेनिंग डीप नेटवर्क्स। सो दीज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आरबीएम, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डीप में देखते हैं। सो आर रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन इज अ टू लेयर अनडायरेक्टेड जनरेटिव स्टोकेस्टिक न्यूरल नेटवर्क, जो कि लर्न करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स इनपुट बाय यूजिंग ओनली अ विजिबल लेयर एंड अ हिडन लेयर विद कनेक्शन अलाउड ओनली बिटवीन लेयर्स। तो इसमें इंट्रा लेयर कनेक्शन नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, ठीक है। एंड आरबीएम इज अ स्पेशल केस ऑफ बोल्ट्जमैन मशीन where the restriction is that neuron in the same layer cannot connect with each other। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये अगर मान लो हम लोगों की विजिबल लेयर है, तो ये न्यूरॉन एक दूसरे में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। इट हैज़ ओनली कनेक्शन बिटवीन विजिबल लेयर एंड द हिडन लेयर। हिडन लेयर इज़ फॉर लर्न फीचर और विजिबल लेयर में इनपुट डेटा होता है। इट इज़ द एनर्जी बेस्ड मॉडल, जैसे कि हम लोगों ने देखा। इट असाइन एन एनर्जी वैल्यू टू एवरी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विजिबल and hidden units, and learning means adjusting weight so that observed data configuration get low energy and unlikely configuration to get high energy low probability। तो जो RBM है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हम लोग आगे टॉपिक्स देखेंगे, डीप बिलीफ नेटवर्क एंड वर हिस्टोरिकल यूज टू प्री ट्रेन डीप नेटवर्क लेयर बाय लेयर, ठीक है। सो दिस इज द मेथड जिससे हम लोग डीप नेटवर्क को भी ट्रेन करते हैं, प्री ट्रेन करके रखते हैं लेयर बाय लेयर। तो ये क्यों ज़रूरी है? तो जो ऑर्डिनरी बोल्ट्जमैन मशीन थी वो कॉम्पिटिशनली इंट्रैक्टेबल थी टू ट्रेन, बिकॉज एवरी यूनिट इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर यूनिट, ठीक है।
मतलब कॉम्पिटिशनली कॉस्ट था, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोगों को एक दूसरे से सारे ही कनेक्ट होंगे, ये भी कनेक्ट होंगे, सो इट विल क्वाइट computationally intractable, ठीक है। रिमूव इंट्रा लेयर connection, making inference and computing hidden unit probability fast and parallel. It solves the problem of unsupervised feature learning, discovering hidden pattern in data without label. It provides a way to initialize deep networks, layer-wise pre-training before backpropagation, as well as understood डीप नेट। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो जो विजिबल लेयर है उससे हम लोग इनपुट लेते हैं, जैसे कि पिक्सल वैल्यूज़, ठीक है। फिर यूजिंग वेट, विजिबल बायस एंड हिडन बायस, द नेटवर्क computes the probability of each hidden unit being one activated, ठीक है। फिर हिडन यूनिट आर सैम्पल्ड स्टोकेस्टली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज, गिब्स सैम्पलिंग जो हम लोग आगे देखेंगे, या तो फिर बर्नौली सैम्पलिंग से। फ्रॉम द सैम्पल्ड हिडन लेयर द नेटवर्क रिकंस्ट्रक्ट the visible layer by computing probability of v by h. So it's a conditional probability. The probability of v given the probability of h and a sampling new visible vector. This is reconstruction. The difference between the original input and the reconstruction is used to update weights via contrastive divergence। ये भी हम लोग देखेंगे। तो जो मॉडल है वो लर्न करे रिकंस्ट्रक्ट डेटा को क्लोजर टू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उसमें क्या हो रहा है, हम लोग इनपुट डेटा लेते हैं, इनपुट डेटा लेने के बाद वो हिडन लेयर में लाइक कनेक्शन होता है उसका। फिर उसके बाद हम लोग न्यू विजिबल लेयर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस चलते रहती है, लाइक यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन भी होता है। तो इसका एल्गोरिदम इनिशियलाइज करेंगे वेट एंड बायस, हिडन बायस रैंडमली, ठीक है। स्मॉल वैल्यूज से हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। फॉर ईच ट्रेनिंग सैम्पल कंप्यूट हिडन प्रोबेबिलिटी और sigmoid sample h naught from this probability get sampling, reconstruct visible layer, compute करेंगे ये सारी चीज़ें, compute hidden probability again, update weight, update bias similarly using the difference between positive and negative phase statistic, repeat for all training sample across multiple epochs until convergence, energy stabilize और error is minimized, ठीक है। तो ये कब तक रिपीटेशन चलता रहेगा हिडन से विजिबल, विजिबल से हिडन, तब तक एनर्जी स्टेबलाइज नहीं हो जाए और रिकंस्ट्रक्शन की एरर मिनिमाइज ना हो, ठीक है। तो जब लाइक न्यू विजिबल लेयर का फॉर्मेशन होगा तो हम लोगों को उसकी एरर भी मिनिमाइज करनी होगी। सो मैथमेटिकल फार्मूला है ये, क्या है, एनर्जी का ई वी कॉमा एच इक्वल्स टू माइनस समीशन ऑफ आई बाय विजिबल बायस इनटू विजिबल यूनिट माइनस जे hidden bias into hidden unit minus summation of j visible unit into hidden unit, ठीक है, into weight between uh, vi और hj, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। फिर इसके बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिबल हिडन कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे ये जो जेड है ये पार्टीशन फंक्शन है और द सम ऑफ ओवर ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, इट नॉर्मलाइज द probabilities so they sum to 1। so this is the probability, ठीक है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। लर्न्स यूजफुल फीचर फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फास्ट इन्फरेंस बिकॉज hidden units are conditionally independent given the visible layer, act as a good pre-training mechanism for deep network, avoid vanishing gradient issue in early deep learning history, can be used for dimensionality reduction, collaborative filtering, and recommendation system, naturally handle missing data noise by reconstructing input probabilities, form the foundation block of deep belief network. So disadvantages and training require estimating the intractable partition function Z, which is approximated using CD, introducing approximation error. So ये भी आगे एक टॉपिक है। Training can be slow and unstable for large dataset or large dimension, largely replaced in practice by modern generative model GANs or VAE, ठीक है। Choosing the number of hidden unit and learning rate require careful tuning. Application है collaborative filtering, network style recommendation, dimensionality reduction and feature extraction, pre-training layer of deep belief network, image reconstruction and denoising, topic modeling in documentation, anomaly detection, speech and audio, feature learning, initialization for deep autoencoder,
सो ये ज़रूर मेंशन करना कि जो आरबीएम है उसमें नो इंट्रा लेयर कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये फुली कनेक्टेड लेयर होती है, विद इन नहीं होता है। फिर उसके बाद RBM is a two-layer energy-based generative model with visible and hidden unit connected between layers. It learned by alternatively sampling hidden unit from visible unit and reconstructing visible units from hidden units, updating weight using contrastive divergence rule. It is trained to minimize energy for real data patterns and is the building block of DBN, जो हम लोग आगे देखेंगे। Okay, so next topic is Gibbs sampling for training RBMS. तो इसका पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो गिब्स सैम्पलिंग फ्लो में क्या होता है, इसमें जैसे कि हम लोगों ने पहले देखे थे कि विजिबल लेयर होती है और हिडन लेयर होती है, ठीक है। सो या RBM में एक विजिबल लेयर होती है और एक हिडन लेयर होती है। तो गिब्स सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई हम लोग ऐसे सैंपल लेते होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ऑल्टरनेट करते हैं सैंपल को विजिबल और हिडन लेयर में इन RBM। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सैंपल एच लेते हैं, ठीक है। सैंपल एच वी को देते हैं, सो वी को सैंपल एच मिलेगा। तो ये देखो, ये हमारी विजिबल लेयर है, ये हमारी हिडन लेयर है। तो हम लोग इसके जो सैंपल्स हैं इसको हम लोग एच को देंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे और सैंपल हिडन स्टेट क्या होगी वो बताएंगे। तो वी यूज़ बर्नौली थ्योरम हियर, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, लाइक हम लोग एच इक्वल्स टू 1 गिवन वी टी के लिए फाइंड करेंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, बी जे प्लस समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन और वी आई से टी डब्ल्यू आई जे, जहाँ पे जो डब्ल्यू आई जे है वो वेट है बिटवीन एच एंड वी का, ए जो है वो बायस है विजिबल यूनिट का। तो हम लोग यहाँ पे सैम्पल एच वी को दे रहे हैं, तो हम लोग हिडन लेयर का दे रहे हैं, सो वी यूज़ हिडन बायस, ठीक है। एंड सिग्मा एक्स का फॉर्मूला है ये, सो दिस इज़ अ बर्नौली थ्योरम। फिर हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल वी हम लोग एच को देंगे। तो देखो ये हिडन लेयर है एंड दिस इज़ विजिबल लेयर। तो हम लोग ये सैंपल दे रहे हैं विजिबल लेयर को। सो फिर हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे यूजिंग बर्नौली। तो यहाँ पे हम लोग बायस यूज़ करेंगे विजिबल यूनिट का, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, सो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला बाय राइटिंग इट 50 टाइम्स, ठीक है। सो इट विल बी ईजी। तो वी आर यूजिंग सेम फार्मूला, जस्ट हम लोग जो ये वाला पैरामीटर है ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये विजिबल यूनिट का है और ये हिडन यूनिट का है। तो जब हम लोग विजिबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हिडन आएगा एंड जब हम लोग यहाँ पे विजिबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे विजिबल आएगा। और फिर उसके बाद हम लोग ऑल्टरनेट कर रहे हैं एच वी को, ठीक है। फिर वी एच वी को, मतलब समझ रहे हैं ना। यूज़ द न्यू विजिबल फैक्टर वी टी प्लस 1 टू सैम्पल हिडन अगेन। तो वी हैव अगेन विजिबल लेयर हिडन लेयर, सेम थिंग हैपन हियर। हम लोग ये रिपीट करेंगे, सबसे पहले जैसे वी टी से एच एच टाइम में दे रहे हैं, फिर वी टी प्लस एच टी प्लस, फिर वी टी टू एंड सो ऑन, कंटिन्यू फॉर मैनी स्टेम। ये बर्न इन और सैम्पलिंग भी हो रही है, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कार्ड करेंगे इनिशियल स्टेप्स को, कलेक्ट करेंगे सैंपल ऑफ वी रिकन्स्ट्रक्शन। तो हम लोगों ने इससे RBM में देखा था कि हम लोग जो विजिबल लेयर है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस, लाइक हम लोग उसको गिब्स सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं, यूज फॉर ट्रेनिंग। तो ये भी आगे हम लोग देखेंगे। और जनरेशन, सो फ्लोस का ये है, इसको गिव सैम्पलिंग बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन है ट्रेनिंग RBM, डेटा जनरेशन, एनॉमली डिटेक्शन और मिसिंग डेटा इम्प्लीमेंटेशन। Give sampling generate sample from joint distribution of the RBM by alternating between hidden and visible layer. Each step uses conditional distribution which are easy to compute. After many iteration, the sample approximate the model distribution, ठीक है।
तो हम लोग इसको रिपीट कब तक करेंगे, जब तक कन्वर्जेंस ना हो डिजायर्ड स्टेप्स का। ठीक है। सो अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। सो गिब्स सैम्पलिंग है, ये मार्कोव चेन मोंटे कार्लो टेक्निक है। ठीक है, तो अगर एम सी भी आएगा सो यू हैव टू राइट द सेम थिंग। Used to generate sample from a joint probability distribution by iteratively sampling each variable condition to on the current variable of all other variables। तो आरबीएम में क्या होता था, हम लोग डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते थे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो पार्टीशन फंक्शन था वो इंटरेक्टेबल था, मतलब उस इट रिक्वायर समिंग ऑल पॉसिबल VH combination। Give sampling get around this by using the fact that in RBM hidden units are conditionally independent given visible unit and vice versa. This let us sample one layer completely, then the other alternatively. Repeating this process many times produces sample that converge toward true model distribution. This alternating process is called Markov chain. ये क्यों ज़रूरी है? Directly computing needs the partition function, which is computationally infeasible for large models. Give sampling avoid computing Z entirely by using the simple conditional probability। ठीक है। So P H by V, probability of H given V, probability of V given H। ठीक है। So this is a conditional probabilities। It is needed to estimate the negative phase model own expectation required for training by contrastive divergence। So diagram हम लोगों ने देख लिया, so no need for this। इसकी वर्किंग देखते हैं। Start with visible vector, a training example. Sample hidden units using this. Sample new visible vector, sample new hidden state. Repeat this process. Alternation for k step. This is called k step give sampling। ठीक है। After many steps, the sample approximate draw to true joint distribution of the model. This is used for negative phase weight updation। इनिशियलाइज करेंगे v0 को ट्रेनिंग सैंपल से फॉर t इक्वल्स टू 0 से k-1 तक हम लोग इसकी सैम्पलिंग करेंगे। h of t probability of h when v of t is given, similar for this also। After k iteration, output the pair v of k and h of k as an approximation sample from the model distribution. Use the sample in constructive divergence weight update rule। This is the formula. Conditional probability hidden unit j given visible layer, because hidden units are conditionally independent. Conditional probability of visible unit hidden layer। So this is all mathematical based। अब इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अवॉइड द नीड टू कंप्यूट द इंटरेक्टेबल पार्टीशन फंक्शन। तो हम लोगों को आरबीएम में ये कैलकुलेट करना पड़ रहा था। ठीक है, ये दैट simple to implement since RBM bipartite structure give easy closed form conditional probability, enable Monte Carlo estimation of the model expectation, negative के लिए भी ये वर्क करेगा। Naturally parallelizable within layer all hidden unit samples simultaneously, and same for visible। Full convergence may require a very large number of steps, which is computationally expensive। Using too few steps give only approximate gradient, introducing bias। Mixing can be slow if the distribution is high multimodal। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ट्रेनिंग आरबीएम डी बिलीफ नेटवर्क बेसियन इन्फरेंस प्रोबेबिलिटी ग्राफिकल मॉडल सैम्पलिंग फ्रॉम मार्कोव रैंडम फील्ड image denoising in painting using energy based models, statistical physical simulation using model Ising model, topic modeling LDA using Gibbs sampling। ठीक है। सो गिब्स सैम्पलिंग ये एमसी टेक्निक है जो कि ऑल्टरनेटली सैम्पल करती है हिडन यूनिट given visible unit and visible unit given unit forming a Markov chain। Because RVM units are conditionally independent within each layer, this alteration is efficient and avoid computing the interactable partition function। It supplies the negative phase sample need for training RBM via contrastive divergence। सो अब हम लोग कॉन्ट्रास्टिव डाइवर्जेंस एल्गोरिथम देखेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ओके। जो कॉन्ट्रास्टिव डाइवर्जेंस है या तो फिर सी डी के फ्लो चार्ट आरबीएम का,
ये लर्न्स करता है पैरामीटर को बाय कॉन्ट्रास्टिंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव फेज में विद द मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव फेज से, ठीक है। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले एक पॉजिटिव फेज होगा एंड वन इज नेगेटिव फेज। सो लाइक इनके बीच में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम सो यू कैन स्किप इट। जस्ट ये वाले जो हैं स्टेप्स वो उनको याद कर लेना, ठीक है। सो पॉजिटिव फेज में डेटा होता है एंड नेगेटिव फेज में मॉडल होता है। सो ये लर्न्स पैरामीटर बाय कॉन्ट्रास्टिंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव फेज विद मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव फेज। तो सबसे पहले रन केस टिप्स ऑफ गिब्स सैम्पलिंग। सो इफ़ यू फॉरगेट अबाउट गिब्स सैम्पलिंग क्या होता है, तो गिब्स सैम्पलिंग एंड आरबीएम में इसमें हम लोग ऑल्टरनेट करते हैं सैम्पलिंग ऑफ एच गिवन बी एंड वी गिवन एच यूजिंग द मॉडल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव फेज में क्या होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा सैंपल से, फिर कंप्यूट करेंगे हिडन प्रोबेबिलिटी, सैंपल हिडन स्टेट, पॉजिटिव स्टेटिस्टिक डेटा डिपेंडेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग नेगेटिव फेज में क्या कर रहे होंगे, रन केस टाइप्स ऑफ गिव सैम्पलिंग, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे विजिबल प्रोबेबिलिटी को, सैंपल विजिबल स्टेट एंड उसके बाद कंप्यूट करेंगे हिडन प्रोबेबिलिटी को और सैंपल करेंगे हिडन स्टेट। तो इसमें देखो एक स्टेट ज़्यादा है, दैट इज सैम्पलिंग ऑफ हिडन स्टेट। लाइक इसमें 3 स्टेप्स हैं एंड इसमें 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। सो रिपीट करेंगे स्टेप 1 से कि स्टेप के लिए। सो अगर नेगेटिव स्टेटिस्टिक्स आती है तो हम लोग ये इसकी एक्सपेक्टेशन को चेंज करेंगे, नहीं तो फिर से हम लोग इसको स्टेप 1 से रिपीट करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। एंड उसके बाद इसका है कि जो पॉजिटिव फेज है वो स्टेटिस्टिक कंप्यूट करता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से, और जो नेगेटिव फेज है वो स्टेटिस्टिक कंप्यूटेड फ्रॉम मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर केस टाइप्स ऑफ गिव सैम्पलिंग। सीडी अप्रोक्सीमेट करता है ग्रेडियंट ऑफ लॉग लाइकलीहुड इफिशिएंटली, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी इक्वेशन एंड ऑल है एंड इसमें एडवांस प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ठीक है। सो अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सो जो contrastive divergency fast approximate algorithm for training RBM that update weight using a difference between positive phase data driven statistic and negative phase model driven statistic obtained after only a few steps of gift sampling instead of running full convergence, ठीक है। तो गिफ्ट सैम्पलिंग से काम हो जाता है, हमको पूरा पूरा फुल कन्वर्जेंस नहीं करना होता है। तो जो ट्रेनिंग ऑफ आरबीएम होती है हम लोग उसको अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड से ट्रेन करें तो उसके लिए हमको एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करनी होती है अंडर द मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन which needs infinitely long gift sampling chains, ठीक है, to reach equilibrium. This is computationally infeasible. Geoffrey Hinton proposed CD as a practical shortcut. Instead of running the Gibbs change to convergence, run it for just k steps, commonly k is equals to 1, called CD1, starting the chain from the actual training data. This gives a biased but very effective and fast approximation of the true gradient and works remarkably well in practice, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जैक्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्रेनिंग है वो इंट्रैक्टेबल है, मतलब उसके लिए वो कॉम्पिटिशनली भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एंड उसके कारण इन्फिनाइटली लूप में भी जा सकता है। इट नीड अ सैम्पल फ्रॉम द ट्रू मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर इन्फिनाइट गिव्स द sampling steps. CD make RBM training computationally feasible by using only few steps of sampling. It solves the problem of extremely slow convergence, enabling RBM and DNS built from them to be trained in reasonable time. So अब इसकी वर्किंग देखते हैं। टेक ट्रेनिंग सैंपल एंड क्लैम्प इट टू विजिबल लेयर, कंप्यूट हिडन एक्टिवेशन लेयर from the positive phase, reconstruct the visible layer, then compute this layer from the negative phase, compute the gradient difference between, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि हम लोग हिडन एक्टिवेशन कंप्यूट कर रहे हैं और विजिबल लेयर को कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फेज से और फिर उसको डिफरेंस कर दे रहे हैं, ठीक है।
Compute the gradient as the difference between the positive and negative phase correlation. Update the weight and bias in the direction that increase the probability of real data and decrease the probability of reconstructed sample. Repeat over many batches and many epochs until reconstruction error is minimized. ठीक है. So initialize वेट करेंगे BC randomly for each training vector compute probabilities and sample h of naught compute and sample. This is reconstruction gives step. फिर update करेंगे weight bias hidden bias को repeat करेंगे all steps के लिए. So this is the mathematical formula you can see. अब इसके advantages देख लेते हैं. Make RBM training fast and practical. क्योंकि जो सी टी वन है वो बहुत चीप होती है. अवॉइड कंप्यूटिंग द इंटरेक्टेबल पार्टीशन फंक्शन एंटायरली. वर्क वेल एम्पेरिकली इवन दो इट इज़ बायस्ड एस्टिमेशन फॉर ट्रू ग्रेडियंट. सिंपल टू इम्प्लीमेंट ओनली रिक्वायर फॉरवर्ड एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज. इनेबल द ओरिजिनल सक्सेस ऑफ डीप बिलीफ नेटवर्क्स. इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि जो बायस ग्रेडियंट देता है क्योंकि हम लोग बहुत लाइक सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैम्पलिंग में कई बार डेटा बायस भी होता है. Small k may not fully capture the true data distribution, leading to lower quality model. Choosing k is trade-off. Higher k, better accuracy but slower training can sometimes lead to unstable training if learning rate is not tuned properly. So, training restrictable machine इसका application है. Layer-wise pre-training, feature engineering and feature learning and recommendation system, pre-training deep auto encoders, unsupervised representation learning in early learning pipeline document, टॉपिक मॉडलिंग विद RBMS. तो ये जो सी टी है ये फास्ट अप्रोक्सीमेट ट्रेनिंग एल्गोरिदम है RBMS के लिए जो कि रिप्लेस करता है ट्रू ग्रेडियंट को विद डिफरेंस बिटवीन डेटा ड्रिवन पॉजिटिव फेज एंड के स्टेप्स ऑफ गिव सैम्पल नेगेटिव फेज. सी डी वन इज़ मोस्ट कॉमन इन प्रैक्टिस क्योंकि यहाँ पे के इक्वल्स टू वन होता है. सी डी टू में के इक्वल्स टू टू होगा. ठीक है. इट अपडेट वेट्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल डेटा, डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड सैम्पल, enabling RBMS to be trained efficiently. Okay, so अब हम लोग देखेंगे डीप बिलीफ नेटवर्क. सो डीप बिलीफ नेटवर्क में कुछ नहीं है, बस जो हम लोगों का RBM होता है रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन, उनको एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं. दैट्स इट. या दैट्स इट. यू कैन सी हियर. ठीक है. तो सबसे पहले ये विजिबल यूनिट है, फिर ये हिडन लेयर यूनिट वन है, हिडन यूनिट टू है एंड हिडन यूनिट थ्री. मतलब लेयर वन, लेयर टू एंड लेयर थ्री. So after pre-training, add an output layer on top for supervised task. तो pre-training तो ये जो RBM है एंड ऑल, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हम लोग ये प्री ट्रेन करके मॉडल रख लेते हैं एंड फिर हमारे जो भी स्पेसिफिक टास्क रहते हैं हम सिर्फ वो सिंगल लेयर को ट्रेन करके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं. ईच RBM लर्न्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो जैसे जैसे वो डेटा जो है वो डिफरेंट लेवल में ज़्यादा जाएगा तो वो उसके हिसाब से डेटा को लर्न कर पाएगा. लेयर वाइज अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग इनिशियलाइजेस द नेटवर्क. आफ्टर स्ट्राइकिंग द DBN कैन फाइन ट्यून यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग. वही बैक प्रोपोगेशन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, हमको जो टास्क कराना है हम लोग एक लेयर और ऐड करके उससे करा सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. सो हियर यू कैन सी. तो सबसे पहले क्या होता है, लेयर वाइज अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग होती है. ठीक है. तो ये RBM वन, RBM टू, RBM थ्री. ठीक है. कंटिन्यू स्टैकिंग मोर RBMs. Extract H1 activation as data, H2 activation as data, extract H3. फिर स्टैक कर देंगे ट्रेंड लेयर को. सो हियर यू कैन सी. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम लोग इसकी थ्योरी पे आते हैं. सो थ्योरी सिंपल है. डीप बिलीफ नेटवर्क डीप जनरेटिव मॉडल है जो कि बनता है मल्टीपल लेयर को स्टैक करके, RBM को स्टैक करके. वेयर RBM हिडन लेयर बिकम द विजिबल लेयर टू द नेक्स्ट लेयर. RBM above it trained greedily layer by layer. So introduction. Before 2006, training deep neural network was extremely difficult due to vanishing gradient problem. तो हम लोगों ने vanishing gradient problem देखा था कहीं में RNN में. तो लाइक जब इसमें बहुत ज़्यादा बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम डी होता है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है.
Geoffrey Hinton introduced DBNS to solve this using greedy layer-wise unsupervised pre-training. A DBN stacks several RBM on top of each other. The bottom layer behaves as standard RBM undirected connection, while the very top two layers form an associative memory undirected, and the rest of the connection between layer is treated as directed belief network one stack. So after unsupervised pre-training of each RBM, the whole network can be fine-tuned using supervised backpropagation for classification tasks. तो क्यों ज़रूरी है जो डीप नेटवर्क ट्रेन होते हैं वो प्योरली बैकप्रोपोगेशन में होते हैं रैंडम इनिशियलाइजेशन से, तो जिसके कारण वो उनमें वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है या पुअर लोकल मिनिमा की प्रॉब्लम आती है. तो डीबीएन ये सॉल्व कर देता है बाय प्री ट्रेनिंग ईच लेयर एज एन आरबीएम यूजिंग अनसुपरवाइज लर्निंग गिविंग द नेटवर्क गुड स्टार्टिंग पॉइंट. लाइक इसमें बेटर वेट इनिशियलाइजेशन होता है. इट इनेबल लर्निंग हायरार्किकल फीचर रिप्रेजेंटेशन. लोअर लेयर सिंपल फीचर लर्न करती है और जो हायर लेयर है वो एब्स्ट्रैक्ट या कॉम्प्लेक्स फीचर लर्न करती है. Allows leveraging large amount of unlabeled data before fine tuning on a smaller labeled data set. ठीक है, तो डायग्राम हम लोगों ने देख लिया, तो वर्किंग देखते हैं. ट्रेन द फर्स्ट आरबीएम डायरेक्टली ऑन द रॉ इनपुट डेटा यूजिंग कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंस until it learn as good hidden representation. Freeze the first RBM, wait, then treat its hidden layer output as the input to the train second RBM. Repeat this greedy layer wise process for all RBMs. Each layer learn increasingly abstract feature. After all RBMs are pre-trained, stack them to form full deep network. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग RBM को प्री ट्रेन करते हैं, दैन उसके बाद स्टैक करते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. At final output classification layer, soft max on top, fine tune the entire stack network end to end using supervised backpropagation with labeled data using the pre-trained weight initialization. ठीक है, सो एल्गोरिथम भी देख लेता है. इनिशियलाइज नेटवर्क एज स्टैक ऑफ एल layer RBMS for layer L1 to L. Train RBM using CD on the output. Freeze RBM, wait after training both moving next layer. After all layers are pre-trained, add an output layer for the target stack. Fine tune the whole network using backpropagation with a small learning rate to refine all weights jointly. ठीक है, so this is the mathematical formula. Advantages देख लेते हैं. Solve vanishing gradient problem via good weight initialization. Pre-training can leverage unlarge label dataset effectively for fine-tuning with fewer label. Learns hierarchical abstract feature automatically layer by layer. Historically enabled training as much deeper network than before. Greedy layer-wise training is simple and modular. Disadvantage obviously training slow होगी. हर layer it को उसका own constructive divergence training लगेगी. Largely superseded today by architecture like CNN, Rasner transformer combined with better regularization. Fine tuning still needs labor data for supervised tasks. ठीक है, for more complex to implement tune compared to modern end-to-end train deep networks. Application why image recognition, speech recognition, feature restriction for downstream classifier, dimensionality reduction, motion capture, video data modeling, document text classification, drug discovery, bioinformatics, feature learning और anomaly detection system. ठीक है, सो अब हम लोग इसकी समरी देखते हैं. जो DBN है वो बिल्ड होता है मल्टीपल स्टैकिंग ऑफ RBMS layer, each trained greedily and unsupervised using CD, where each layer hidden output feeds the next layer visible input. The pre-training gives good weight initializing, solving vanishing gradient issue in early deep learning. After pre-training, the whole model is fine-tuned using supervised backpropagation for the final task. The next topic is GAN, Generative Adversarial Network. So इसका डायग्राम देखते हैं पहले. ओके, सो इसमें दो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एक जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर. ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ लाइक कंपटीशन करते हैं. ठीक है, कैसे, तो जो जनरेटर होता है वो लाइक फेक डेटा बनाने में माहिर होता है और जो डिस्क्रिमिनेटर वो फेक डेटा को पकड़ने में, ऐसा बोल सकते हैं. देन कंसिस्ट ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, दैट कम्पीट विथ ईच अदर इन अ मिनी मैक्स गेम. तो इसमें क्या होता है, एक जनरेटर होता है
जी, तो ये क्रिएट करता है फेक डेटा को, और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है, ये डिस्टिंग्विश करता है रियल डेटा और फेक डेटा के बीच में। सो हियर यू कैन सी दिस इज आर रियल डेटा, और उसको जनरेटर से फेक डेटा मिलता है, ठीक है। सो जो जनरेटर होता है वो फेक डेटा क्रिएट करता है, बट ऐसा जो कि रियल लगे, ठीक है। सो ये है गेम। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है मिनीमैक्स गेम का कि जो जनरेटर होता है वो मिनिमाइज करता है, और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो जनरेटर टेक रैंडम नॉइज जेड एंड जनरेट फेक डेटा, discriminator receive data and fake data and output the probability of being real. D tries to maximize correct classification. G tries to generate data that D classifies as real. मतलब D को फुल बनाने की कोशिश करता है. The adversarial process continue until G generates highly realistic data and D cannot distinguish from real fake data. ठीक है. तो ये ट्रेनिंग लूप क्या होता है? तो सबसे पहले जी ने एक इमेज जनरेट करी यूजिंग नॉइज, और उसको डी को दी, ठीक है। डी ने बोला कि नहीं ये फेक लग रही है, तो इसने इसको वापस कर दी। फिर सेम लूप रिपीट होगा, ठीक है। तो जी कुड एट बेटर, मतलब जो जो जी है वो डी को फूल बनाने में माहिर होता है, और जो डी होता है वो बेटर होता है डिटेक्टिंग फेक, ठीक है। तो generator learns data distribution, discriminator estimate probability that sample is real. It is zero sum minimax game between G and D at equilibrium. जो D of x है वो इतना होना चाहिए तब जाके ये लूप स्टॉप होता है, ठीक है। ऑल एक्स एंड जी प्रोड्यूस रियलिस्टिक सैम्पल्स, वाइडली यूज होता है इमेज जनरेशन में, डेटा सिंथेसिस में, सुपर रिजोल्यूशन में और स्टाइल ट्रांसफर में। तो अब हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो जो GAN होता है ये डीप जनरेटिव मॉडल है कंसिस्टिंग ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क, a generator and a discriminator trained simultaneously in a competitive adversarial game where the generator tries to create fake data that looks real, and the discriminator tries to distinguish real data from fake data, ठीक है। गैन से वो इंट्रोड्यूस किया गया था आई एन फैलो इन 2014. The key idea is to frame the generative modeling as a two-player minimax game between a generator forger and a discriminator detective. तो जो जनरेटर है वो टेक करता है रैंडम नॉइज एज इनपुट एंड ट्राइज टू प्रोड्यूस डेटा that resemble real training data distribution. The discriminator takes either real data or generate the product fake data and output probability of it being real. Both networks improve as D get better at detecting fake. G is forced to generate more realistic samples and vice versa until G produces sample indistinguishable from रियल डेटा। तो ये क्यों ज़रूरी है? जो ट्रेडिशनल जनरेटिव मॉडल है जैसे कि हम लोगों ने देखा था RBM और DBN, तो ये एक्सप्लिटली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन का रिक्वायर होता था, विच इज़ ऑफन इंट्रैक्टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल डेटा लाइक इमेजेस। GAN अवॉइड करता है explicitly modeling of the probability density. They only need to be able to sample realistic data, which is easier and gives sharper and more realistic output. They solve the problem of generating high realistic synthetic data, images, audio tags that traditionally model struggle to produce. तो हम लोगों ने डायग्राम में देखा, ये इनपुट में रैंडम नॉइस लेता है, जनरेट करता है फेक सैंपल और रियल सैंपल, और फेक सैंपल मिला के हम लोग डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं, और वो फिर क्लासीफाई करता है कि रियल है या फेक। तो इसमें हम लोग बाइनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, 0-1 से। तो डिस्क्रिमिनेटर क्या करते हैं? बाई प्रोपोगेशन एरर ट्रेन्स बोथ जी एंड डी। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। जो जनरेटर है वो रिसीव करेगा रैंडम नॉइस वेक्टर जेड सैंपल फ्रॉम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक गॉसियन और यूनिफॉर्म। द जनरेटर ट्रांसफॉर्म जेड इनटू फेक डेटा सैंपल। द डिस्क्रिमिनेटर रिसीव बोथ रियल सैंपल एंड फेक सैंपल एंड प्रिडिक्ट वेदर ईच इज रियल और फेक। जो डिस्क्रिमिनेटर है उसका लॉस प्रोपोगेटेड होता है टू इम्प्रूव इट्स एबिलिटी to detect fake. The generator loss is based on how well it fooled the discriminator, backpropagated through the discriminator into the generator to improve its fake output. This adversarial training continues iteratively until the generator produces samples so the realistic discriminator cannot reliably distinguish them from real data, ideally D output or probability for both.
सो इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं. इनिशियलाइज जनरेटर जी एंड डिस्क्रिमिनेटर डी विद रैंडम वेट्स फॉर ईच ट्रेनिंग आइटरेशन. सैम्पल अ बैच फॉर रियल डेटा from the dataset. Sample a batch of random noise and generate fake data. Update train D. Update D weight to maximize correct classification for real versus fake. Train G. Update G weight to full D. Minimize that maximize this. Repeat step for many epochs, alternating updates between D and G until convergence. So this is the mathematical formulation. फिर उसके बाद इसका एडवांटेज है कि ये प्रोड्यूस करता है हाईली रियलिस्टिक शार्प सिंथेटिक सैम्पल्स जो कि आज के टाइम में जीपीटी और जेमिनाई जनरेट करती है. डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिटली मॉडलिंग ऑफ probability density function. Extremely versatile, used for image, video, audio, text and data augmentation. Enable powerful application जैसे कि image to image translation, super resolution and style transfer. Can learn complex high dimensional data distribution without labeled data. इसके disadvantages हैं ट्रेनिंग है अनस्टेबल, प्रोन टू ऑस्किलेशन एंड डिफिकल्टी रीच इक्विलिब्रियम, suffers from model collapse where the generator produces limited variety of output, require careful balancing of generator and discriminator training. One can overpower the other. Evaluation of gain output quality is difficult. No single agreed upon quantitative metric. Computationally expensive to train compared to simpler model. ठीक है. सो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं. रियलिस्टिक इमेज जनरेशन, फेस आर्ट ऑब्जेक्ट इमेज, सुपर रिजोल्यूशन एनहांसिंग लो रिजोल्यूशन इमेज टू हाई, image to image translation, sketches to photo, data augmentation for training other ML model, deepfake video and face swapping generation are all example of gain. Text to image synthesis, style transfer, photo to painting style, anomaly detection using discriminator to spot outlier, video game content texture generation, drug molecule generation in bioinformatics. तो जो कैन है वो कंसिस्ट होता है जनरेटर जो कि क्रिएट करता है फेक डेटा फ्रॉम रैंडमनाइज एंड डिस्क्रिमिनेटर दैट डिस्टिंग्विश real from fake data trained together as minimax adversarial game over the training. Generator learn the to produce increasingly realistic sample while the discriminator becomes the better judge, ideally reaching a point where fake are indistinguishable from real data. Again are widely used for realistic image, video and data generation. Okay, next topic is autorecursive models. So NATE, MATE and Pixel RNN. So we will see a Pixel RNN diagram and try to understand all these models कि किसमें क्या होता है. So let's start with the Pixel RNN architecture जिसको हम लोग sequential pixel generation भी बोलते हैं. Pixel RNN ये autorecursive model है जो कि generate करता है image 1 pixel at a time, conditioning on previously generated pixel. Okay, मतलब जैसे कि to predict present value it uses past output ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि फर्स्ट होता है ऑटो रिग्रेसिव फैक्टराइजेशन. तो इसमें क्या होता है मान लो कोई इमेज x है तो उसको हम लोग पिक्सल्स में डिवाइड करते हैं जैसे कि x1, x2 अप टू xn तक. ठीक है, रेस्टर स्कैन ऑर्डर में. सो पिक्सल RNN मॉडल लाइक दिस इक्वेशन यूज करता है वेयर xi आर ऑल पिक्सल्स बिफोर पिक्सल i इन रेस्टर ऑर्डर. फिर पिक्सल RNN आर्किटेक्चर कैसा होता है जैसे कि मान लो इनपुट में पिक्सल्स लेता है जैसे कि x1, x2 अप टू द xn. फिर इसमें कैजुअल कन्वोल्यूशनल रिकरेंट नेटवर्क होता है इसमें कुछ लेयर्स होते हैं लाइक कन्वोल्यूशनल लेयर 1, लेयर 2 अप टू द लेयर L और एक 1x1 की कन्वोल्यूशनल आउटपुट लेयर होती है. ठीक है. तो ये आउटपुट में क्या देती है, डिस्ट्रीब्यूशन देती है करंट पिक्सल xi का. फिर उसके बाद कैजुअल कन्वोल्यूशन मास्किंग ensure each pixel is predicted only from previous pixel, no future pixel is needed. तो जैसे कि मान लो हम लोगों के पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम लोग ये फर्स्ट लेयर में हम लोग ये वाले पिक्सल यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड में हम लोग ये यूज़ करेंगे. सो लाइक दैट वी विल कवर ओवरऑल थिंग्स. ठीक है. फिर स्टेप 4 में जनरेशन होता है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग होती है जैसे कि यहाँ पे जनरेट पिक्सल्स 1 by 1 इन रेस्टर ऑर्डर. तो जैसे कि पहले ये वाला पिक्सल जनरेट होगा यहाँ का तो ये देखो ये हो गया. फिर ये नेक्स्ट जनरेट करेगा, फिर ये नेक्स्ट एंड सो ऑन.
तो स्टार्ट नो पिक्सल प्रिडिक्ट x1 टॉप लेफ्ट पिक्सल, फिर प्रिडिक्ट x2, फिर प्रिडिक्ट xi करेगा करंट पिक्सल, और ये कंटिन्यू तब तक होगा जब तक सारे पिक्सल सही से जनरेट ना हो जाए, ठीक है। सो फिर उसके बाद आता है पिक्सल आरएनएन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट मास्क इमेज देते हैं, सो दिस इज द मास्क इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्वोल्यूशनल लेयर 1 होती है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन भी यूज़, फिर 2, फिर एल लेयर, फिर 1x1 कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर से पास होकर हमको फाइनल जो आउटपुट है वो मिलता है, ठीक है। फीचर मैप हिडन रिप्रेजेंटेशन कैजुअल कॉन्वोल्यूशनल प्रिजर्विंग ऑर्डर। तो पिक्सल RNN factorize the joint distribution over pixel using the chain rule. Causal convolutional ensure that each pixel depend only on previous pixel. The model output a distribution over the current pixel. Image generation is done by sequentially sampling pixel in raster scan order. Better log likelihood than pixel CNN, but slower to generate due to sequential dependency. तो इसके एप्लीकेशन है इमेज जनरेशन, सुपर रिजोल्यूशन इन पेंटिंग और डेटा कंप्रेशन। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में, दैट इज ऑटो रिकर्सिव मॉडल। तो जो ऑटो रिकर्सिव जनरेटिव मॉडल होते हैं वो जनरेट करते हैं डेटा का एक एलिमेंट एक टाइम पे यूजिंग प्रीवियसली जनरेटेड एलिमेंट, मतलब प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। तो इसमें जो मैथमेटिकल इंट्यूशन है दैट इज चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। Unlike RBM's TNS, which uses indirect energy-based modeling, or GAN, which uses adversarial training, autorecursive models directly and explicitly model the joint probability distribution using the product rule, chain rule, making them tractable to compute exact likelihood, ठीक है। तो ये तीन हम लोगों को देखना है। फर्स्ट इज न्यूरल, मेड एंड पिक्सल RNN। तो जो न्यूरल ऑटो रिकर्सिव डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेटर होता है, ये यूज़ करता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को विद शेयर्ड वेट टू मॉडल ईच कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। मेड मास्क ऑटो इनकोडर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेटर, ये टेक मतलब एक स्टैंडर्ड ऑटो इनकोडर लेता है and apply करता है binary mask to its weight so that the autoregressive property is enforced without needing a separate network per output dimension. पिक्सल RNN हम लोगों ने देखा ये एक्सटेंड करता है ऑटोरिग्रेसिव आइडिया को इमेज जनरेटिंग पिक्सल वन एट अ टाइम, रो बाय रो, पिक्सल वाइज पिक्सल यूजिंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क टू कैप्चर डिपेंडेंसीज बिटवीन पिक्सल्स। ये क्यों ज़रूरी है? Many generative model cannot compute exact data likelihood, only generate samples. Some application need exact likelihood estimation for evaluation or compression. Autoregressive models solve this by decomposing the joint distribution into a tractable product condition giving the exact likelihood. Nate solve inefficiency in earlier fully visible sigmoid belief network by sharing parameters across conditionals. Meet solve the need for many separate networks like need per dimension hidden computation by using simple masking on a single autoencoder. Pixel RNN solve the challenge of applying autoregressive modeling to 2D image data using RNN to model pixel to pixel spatial dependency, ठीक है। सो यू कैन सी द डाइग्राम सिंपल नहीं है। फिर उसके बाद है वर्किंग। सो वही वर्किंग है कि फॉर ईच डायमेंशन एक्सरसाइज ऑफ इनपुट कंप्यूट हिडन रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रीवियस डायमेंशन, देन कंप्यूट this probability using shear weight of feed forward layer, multiply all condition to get fully joint probability। may take a standard auto encoder यूज करते हैं made, ये याद रखना। apply binary mask to each input weight matrix so that output can only receive information input unit ordering constant, enforcing the autoregressive property in a single forward pass। Pixel RNN generate करता है image pixel by pixel, row by row for each pixel। Use RNN or LSTM that has seen all previously generated pixels। So RNN और LSTM में देखा होगा कि उसमें हम लोग प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करते हैं ना। फिर एल्गोरिथम भी वही है, चूज अ फिक्स ऑर्डरिंग ऑफ डेटा डायमेंशन, पिक्सल ऑर्डर फॉर images, feature order for vector। For need made compute conditional probability for each dimension given all previous dimension using shared weights or mask weight।
For pixel RNN, sequentially generate each pixel using RNN conditioned on previously generated pixel, typically handle RGB channels sequentially to multiply accumulate all conditional probability to get exact log likelihood for the same full sample. Train by maximize this log likelihood standard supervised style loss cross entropy using gradient descent backpropagation. So this is the mathematical formula. You can see it. Then we have advantages provide exact tractable likelihood computation, unlike GANs which uses approximation, stable training, simple maximum likelihood, cross entropy loss, no adversarial instability made is very efficient, single feed word pass with masking, no need for multiple network. Pixel RN capture fine spatial dependency in images, producing sharp coherent images, good for density estimation, compression, and anomaly detection tasks. Sequential generation is slow. Each pixel dimension generated one at a time cannot parallelize easily at generation time. Pixel RNN is computationally expensive for high resolution images due to sequential pixel by pixel generation require choosing a fixed ordering of dimension which may not always be natural of the data. Scaling to very high dimension data is challenging compared to gains. Of application by image generation, density estimation, and probabilistic modeling, data compression, exact likelihood, help entropy, speech audio generation, anomaly detection, text generation, missing data, imputation, tabular data modeling. So overall जो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल नेट में पिक्सल आ रहे हैं नहीं जनरेट करते हैं डेटा वन डायमेंशन pixel at a time using the chain rule of probability giving exact and tractable likelihood. Nade uses shared weight hidden layer per condition made enforces ordering via mask weight in a single encoder. Pixel RNN uses RNN LSTM to generate pixel by pixel. They trade generation speed for likelihood computation and training instability. ठीक है